सनाउल्लाह साहब, एक और जो बलूचिस्तान के हवाले से डिबेट है या ओवरऑल फेडरेशन में नए यूनिट्स क्रिएट करने की डिबेट है, अब उस पर जो तावील पेश की जाती है वो यही है कि आप टर्की की मिसाल ले लें, अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें, उन ममालिक में भी इंतज़ामी यूनिट्स हमसे बहुत ज़्यादा हैं। फिर हिंदुस्तान ने पंजाब की डिवीज़न की नेहरू साहब के अंडर राइट आफ्टर पार्टीशन, और उसमें भी आप देख लीजिए तेलंगाना की मिसाल है, एक दो और मिसालें हैं जिसमें रेवेन्यूज़ भी डबल हो गए उसके बाद, बिकॉज इट वाज ईजियर टू मैनेज अ स्मॉल पॉपुलेशन। अब बलूचिस्तान और पंजाब के केस को यकजा करके इसीलिए देखा जाता है कि एक आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है कि ये दोनों वो सूबे हैं जिनकी जो हदूद हैं वो पार्टीशन के बाद रीडिफ़ाइन हुई हैं। तो अगर आप उनको दोबारा से अब रीडिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या ही ऐसी चीज़ है जिससे कोई नेशनलिस्ट तहरीक खड़ी हो जाएगी या रेजिस्टेंस आ जाएगी। और फिर डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से लसानियत का भी आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पहले जो सारी वन यूनिटाइजेशन हुई थी उसमें जो बाउंड्रीज रिवाइज़ की गई या चेंज की गई, रेडिकेट की गई, फिल वक्त जो पाकिस्तान के सूबे बने हुए हैं उसमें हज़ारा तहरीक भी है जो कि खैबर पख्तूनख्वा नाम रखे जाने के ख़िलाफ़ ही एहतजाज कर रही थी। तो बलूचिस्तान के अंदर भी एक साइजेबल पश्तून पॉपुलेशन है। आपको लगता है कि ये लसानी बुनियादों पे जो सूबे फिल वक्त बने हुए हैं इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा करेंगे तो मसले का हल हो सकता है? मुज़म्मिल भाई, पहले बात तो ये है कि देखें, जब मौजूदा आइन के या कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो आपको जो आइन का जो एक बुनियादी ढांचा है या उसका फ़लसफ़ा है या जिन मकासद के तहत ये आइन बना है, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम उसमें शामिल है। और इसके आर्टिकल 1 से जहां मुमलिकत और उसके हदूद वाज़े किए गए हैं, आपके आर्टिकल 280 तक आपको तकरीबन 190 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के तब्दील करने पड़ेंगे। ये रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये अमेंडमेंट भी नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट करना पड़ेगा दुनिया के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन तमाम आर्टिकल्स की वैलिडिटी और लेजिटिमेसी चाहते हैं। मैं अभी दूसरे सवाल पे आता हूं। दूसरी बात यह है कि ये जो जिसमें आप तरक्की और पसमानदगी तफावत या पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही है, जिस तरह मेरे वसीम भाई ने कहा, सर्विस डिलीवरी हैज नथिंग टू डू विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी एरिया या इलाकों का जो है वो तरक्की से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तरक्की पाकिस्तान में फी कसहामदन या पर स्क्वायर किलोमीटर कि अगर हिसाब से आप नेशनल फाइनेंस कमीशन पाकिस्तान का गुज़श्ता 30 साल से निकाल के देखें, वो आबादी की बुनियाद पर है। अब भी रिसेंटली 82% गुज़श्ता 15 साल से 82% वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर जा रहा है। दैट्स वाई पाकिस्तान के अंदर जहां पे आबादी ज्यादा है और जिनका रकबा कम है वो ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी हैं इसके, जिसमें पंजाब सबसे आगे है। यानी पंजाब में पर स्क्वायर किलोमीटर 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि बलूचिस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर डेवलपमेंट के लिए 20 लाख रुपए मिलते हैं। मैं पर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डेवलपमेंट वो लैंडस्केप पे होता है, जमीन पे होता है। जिस तरह वसीम भाई भी आर्गुमेंट करते हैं, मैं सिंध और बलूचिस्तान के दोनों के केस को डिफेंड करने के लिए कि इस वक्त हमारी जो बलूचिस्तान में हमारे साथ जो पश्तून भाई हैं, ये हिस्टोरिकली 2 बाउंड्री कमीशंस बनी थी, सर हेनरी मैकमोहन की और एक गोल्डस्मिथ बाउंड्री कमीशन, जिसके तहत गन्नामक माहिदा के तहत पश्तून इलाके जो अफगानिस्तान में थे वो यहां पर शामिल कर दिए गए। उस वक्त की जो यहां की ब्रिटिश बलूचिस्तान बना दी गई, ताजे बरतानिया था, उस वक्त इंडिया या पाकिस्तान का वजूद नहीं था। तो लेकिन जो सिंध के अंदर जो आबादी का तनासुब तब्दील हुआ 1947 के बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हमारा 1 इंच का भी तनाजा झगड़ा नहीं है। हमने ये बात 1900 तक 2000 में 2001 में एक कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई जो सनाउल्लाह साहब, अगर आपका झगड़ा नहीं भी है, आपने मिसाल दी ना बाउंड्री कमीशंस की, और वो लसबेला, खारान और मकरान की स्टेट्स थी, कल्लात थी, तो उस वक्त भी कोई एक यूनिटरी बलूचिस्तान का उस तरह से शक्ल तो वाज़े नहीं थी ना, जो बाद में कर दी गई। और वन यूनिटाइजेशन हमने इसीलिए की कि हमने ईस्टर्न विंग को बैलेंस करना था, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मैनूवरिंग थी। अगर उसी स्टेज पे वापस चले जाएंगे फिर क्या हो जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली वी हैव बीन इवॉल्व्ड। मैं अभी उसकी तरफ आपके आता हूं। मैं सिर्फ इधर थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि जो हिंदुस्तान में आबादी का तनासुब या तब्दील हुआ सिंध के अंदर 1947 के बाद, हमारे जो जितने भी दोस्त हैं मुहाजिरीन की सूरत में यहां पे आए, उनके पास जमीन नहीं थी। अब यहां पर यह है कि आप जब वफाकी पार्लिमानी पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन कौमों की तारीखी जमीन है, बल्कि ये MQM के ही ज़ेर सरपरस्ती लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें
जिसमें एक डिक्लेरेशन नए सूबे का मंजूर हुआ, जिसमें सरदार अताउल्लाह मेंगल, महमूद खान अचकजी, सिंधी क़यादत, इवन एमक्यूएम, ये सब शामिल थे। हम चाहते हैं कि अगर आप रीडिमार्केशन की बात करते हैं, बट दैट हैज टू बी पॉलिटिकल प्रोसेस, उसके लिए आपको पाकिस्तान के तमाम आईनी ढांचे, आहीन और पाकिस्तान के अंदर वफाकी मालियत जिसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, वफाकी फिस्कल फेडरलिज्म के तहत असर नौ तकसीम बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा। और यह हकीकत में पाकिस्तान की डिबेट की जरूरत है। रह गया मैं आता हूं आपके उस सवाल की तरफ, कंफ्यूजन ना हो। देखिए, खारान, लसबेला, मकरान और कलात ये कन्फेडरेसी थे, जिस तरह आज स्विट्जरलैंड एक कन्फेडरेसी है। एक कन्फेडरेशन के तहत खान ऑफ कलात के पास इख्तियारात थे, जो ताज बरतानिया के साथ इन तमाम जो इलाके थे, रियासतें थे, उनके मामलात को डील करता था। बलोचिस्तान में अगर लसबेला से भी कोई टेलीग्राफ की लाइन गुजरनी थी तो उसके मुआहिदात जो है वो खान ऑफ कलात के साथ होते थे। ग्वादर में टेलीग्राफ की लाइन गुजरी पहली जंग अजीम से पहले, उसका मुआहिदा खान ऑफ कलात के साथ हुआ, वो ओमान के साथ नहीं हुआ। तो बलोचिस्तान का जो ये टेरिटरी है वो उस वक्त एक कॉन्फेडरेशन थी। उस वक्त नेशन स्टेट्स नहीं थे, स्टेट नेशंस नहीं थे। लिहाजा अगर एवोल्यूशन हुई है, ये टेरिटरीज हिस्टोरिकली यहां पर बलोच रहते रहे हैं, पश्तून अपनी टेरिटरी में, और जो आपने बात की मैं इसके हक में हूं। बट ये जो अब्रप्टली देखें ऐसी चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। एक कह रहे हैं कि प्रोसेस को फॉलो किया जाए, फिर जो एंड रिजल्ट होगा उसको कंसेंसस से एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, मैं दानियाल साहब का भी असेंबली बनाएं। नाउल्लाह साहब फाइनल कमेंट कर दें। अब चूंकि रेफरेंडम का भी तज़किरा हो रहा है, तो हमने माजी में भी काफ़ी रेफरेंडम्स देखे हैं वैसे तो, अगर उसको किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेट करने की कोशिश हो जाए या फिर इस रैशनल से ये करने की कोशिश हो जाए, तो उस पर फिर आपको क्या लगता है कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जिसमें आप एनएफसी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे आइन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बट इन पाकिस्तान डज इट रियली मैटर? नहीं सर, देखिए मुज़म्मिल भाई, ये रेफरेंडम वाली बात ही नहीं है, ना रेफरेंडम में इसकी गुंजाइश है। दूसरी बात यह कि जो वसीम भाई ने सारी बातें की 100% एग्री। गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नेंस के सिस्टम को, हुक्मरानी के बहुत परागंदा किया है। इस लेवल की करप्शन किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती, लेकिन इस करप्शन की तमाम तर फाइलें बहुत ही मजबूत इदारों के पास मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने डिलीवरी को बेहतर बनाना है, लोगों का, गरीब लोगों का पैसा गरीबों तक पहुंचाना है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ड्राइव होनी चाहिए गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, नॉट रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग प्रोविंसेस या रीडिमार्केशन ऑफ प्रोविंसेस। हम तो हमेशा यही बात कर रहे हैं कि बलोचिस्तान में मुक्तदरा की सरपरस्ती से जो हुकूमतें बनती हैं, जो भी करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई इनकी सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक नहीं कर रहा है। वसीम भाई, आप भी खिलाफ, हम भी खिलाफ, लेकिन कौन है ये लोग जो इतनी करप्शन करने के बावजूद भी पाकिस्तान में ये अभी तक दंदनाते पड़ते हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है? कोई तो है ना जो इनकी पुष्ट बनाई कर रहा है। दूसरी बात यह है मुजम्मिल भाई, आखिर में इसी नोट पर कि देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी ढांचे को, बशमूल पाकिस्तान के मालियाती तकसीम के फार्मूले को, सूबों की असर नौ तश्कील पर, इन तमाम मामलात पे आप रेफरेंडम में यस और नो नहीं कर सकते। दे नीड वेरी सीरियस डिस्कशन एंड डिबेट कि हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग इन्हीं वजूहात की बिना पर हुआ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये 6 महीने, साल, 2 साल सेंसिबल पॉलिटिकल लोगों को पंजाब से बिठाएं, सिंध से बिठाएं, बलोचिस्तान से बिठाएं, और हमें कि जी आप अपने हुक्मरानी के मसाइल पर भी बात करें। सारी चीजें, इलेक्शन को और कंट्रोल करे, हुक्मरानी के मसाइल कोई और कंट्रोल करे, सीएम कोई और इंस्टॉल करे, मिनिस्ट्रियां कोई और तकसीम करे। आखिर में हम आके बहस में पड़ जाते हैं कि यार लोगों, गरीबों के पास पैसा नहीं पहुंचा, आए हम अपना घर तकसीम करें। घर तकसीम करने से, छोटे करने से, कमरे बनाने से तरक्की नहीं होगी। ये जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, इसका चश्मा कहीं और से जो है गंदी